न्यूज़ चली हुई थी तो उसमें दिखाया कि भूकंप आया है तुर्की में काफी बड़े लेवल का। मेरे ऑफिस से फोन आता है कि आपको टर्की जाना है। वहाँ पे देखा, वहाँ पे बिल्डिंगों के ढेर पड़े हैं। वो बच्चा नीचे था, उसके ऊपर माँ ने उसको कवर किया हुआ था और उसके ऊपर उनके पापा ने कवर किया हुआ था। तीनों ऊपर नीचे थे। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए, मतलब पहले माँ लेटी फिर बाप लेटा। अच्छा, रात भर नींद नहीं आई। बीपी सिर पर सुबह तो मैं बस बात करी थी ना, ये बोली मम्मी ये भी भूकंप वहाँ पर आ रहे हैं। वो कोई बात नहीं बेटा, भारत माता संभालेगी आपको। जैसे डेथ बॉडी निकली उसके बाद वो बंदा आके एम्बुलेंस में लाया और कहने लगा कि मैं इतने इनका दाह संस्कार करके आता हूँ, इतने आप मेरे भाई को निकालो। आपने जो इंडिया का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थारा मिला, वो की कुछ एक मोमेंट हो तो शादी तक बात पहुंचाने के लिए भी कठिनाई तो खूब आई होगी कि एनडीआरएफ में आवे भैया। एक बार तो जाए कि वो क्या करें कि थोड़ा सो घर अठे भी हाल लियो, थोड़ा उठे भी हाल लियो है रिलेटिव, उन्होंने भी बोला कि कहाँ पे शादी कर रहे हो, कि राजस्थान में तो पानी ही नहीं है। हेलो हाय। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी 40% स्कॉलरशिप के साथ। 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। राम राम जी, मोक्ष मोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ऊपर आज मेरी मुलाकात हुई है सुषमा जी के बारे में थोड़ा सो बताना चाहूंगी कि सबने ध्यान में है कि तुर्की के अंदर बहुत ही बड़ो एक भूकंप है वो आयो और पूरे देश के अंदर तुर्की के अंदर हाहाकार माच को हो। सुषमा जी ही ये एनडीआरएफ में हवलदार ही बाकी तरीका तुर्की के अंदर जाके 10 दिन तक बा लोगों की मदद करी और साथ साथ में सौ बड़ी बात या किया का 18 महीना का बच्चा हबा बच्चा ने घरा छोड़ की और 10 दिन के लिए घरों ये रवानगी है बाल ले ली ही। तो सैल्यूट करूँ मैं कि महिलान और धन्यवाद दूँ भगवान ने और आके माता पिता ने कि भाई एक बेटी ने एक जन्म दियो। आज आपने राजस्थान को ही नहीं पूरे इंडिया को नाम है वो रोशन करे। और ये मारवाड़ी समझ तो बहुत अच्छी तरीका ली ही पर बोल कौन पावी ही क्योंकि ये यूपी का रहने वाला ही। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आपा बात करा तो थोड़ो सो अपने बारे में थे बता दो ताकि आपने दर्शकों को पता लग जाए। मैं यूपी से हूँ, जिला बागपत। मैं वहाँ पे रहने वाली हूँ और मैंने पढ़ाई में एमए किया है मेरठ से और एएनएम किया है मैंने डिप्लोमा, जिसके थ्रू आईटीबीपी में वैकेंसी निकलती हैं। उसके मैं एएनएम हेड कांस्टेबल एएनएम की पोस्ट पे मैं कार्यरत हूँ। आईटीबीपी में डेपुटेशन के लिए 7 साल के लिए एनडीआरएफ में आते हैं, तो उस एनडीआरएफ में उसमें आई हूँ मैं और मेरे को 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। 1 साल मेरा बचा है अभी एनडीआरएफ में। थे भाई पढ़ाई लिखाई करी भी के बाद मैं जॉब लग गया तो सरों का मुलाकात हुई। मेरी इनसे मुलाकात एनडीआरएफ में ही हुई। जैसे ही मैं पोस्टिंग आई थी तो इनकी ये भी पोस्टिंग आए थे, तो हमें जो एनडीआरएफ में कोर्स होते हैं, ये जो जैसे अभी आपदा आती है उसके लिए सिखलाई अलग से दी जाती है, हमें कोर्स चलते हैं हमारे, तो उस कोर्स के दौरान मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा जी। बी के बाद मुलाकात हुई और बी के बाद में शादी तक बात पहुंची। हाँ जी। तो शादी तक बात पहुंचाने के लिए भी कठिनाई तो खूब आई होगी कि एनडीआरएफ में आवे भैया। हाँ जी, कठिनाई तो काफी आई लेकिन कठिनाइयाँ पार करके शादी होगी। तो हमारे राजस्थान को कल्चर, हमारे झुंझुनू को शेखावाटी को थानकिया को लगे हो बताओ। नहीं, कल्चर चाहे कहीं का भी हो, है इंडिया में ही कल्चर अच्छा है, मेरे को काफ़ी पसंद है। और मैं भी जैसे कि पता है पढ़े लिखे होते तो जानती थी राजस्थान में क्या होता है कैसे सब। फिर राजस्थान के बारे में कभी ये तो नहीं सुनो कि राजस्थान सुक्को है, बिरान माटी पड़ी है, कुछ को नहीं लोग ऐसे रहता होगा क्योंकि राजस्थान के बारे का जो लोग ही ना वह राजस्थान नहीं ये समझी ही। हाँ, ये सुना था कि मेरे भी जो हैं रिलेटिव उन्होंने भी बोला कि कहाँ पे शादी कर रहे हो, कि राजस्थान में तो पानी ही नहीं है, क्योंकि यूपी में तो बहुत पानी है। फिर भी मैं सहमत थी, चाहे पानी हो या ना हो मेरे को जाना है। और फिर थे राजस्थान के अंदर आके देखियो तो एक कहा 12 बोली ही और 8 आके देखो भी कितनो फर्क कितनो अंतर लगे था। नहीं, जैसे कि बोला गया था कि पानी नहीं है, मैंने सोचा था कि पानी सिर्फ पीने के लिए भी नहीं होगा। मैंने यही सपोज था कि जैसे बोलते थे, दिमाग में तो यही आया था कि पानी नहीं होगा पीने के लिए भी, लेकिन यहाँ पे काफी है। मैं तो बहुत ही वेस्ट करती हूँ, मेरी सासू माँ बोलती है कम पानी डाला कर, लेकिन मैं फिर भी बहुत वेस्ट कर देती हूँ।
और इजा तो खेती बाड़ी भी हुआ है, देख सको कि कितना पेड़ हाँ पौधा ही जी, काफी हरियाली है। जैसे सोचा था कि सूखा होगा, ऐसा सूखा नहीं है, हरियाली है, खेती भी होती है। जो शेखावाटी लैंग्वेज है जो बोली बोला बात है, धीरे धीरे सीख गया या सर सिखाया था? मैं बताना चाहूंगी, मेरी मम्मी हरियाणा से है, अच्छा। तो हरियाणा की जो है और ये राजस्थान मिक्स है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो उस लैंग्वेज को मैं हरियाणा वाली मैं रहती हूँ तो पकड़ लेती थी, बोल लेती थी। तो काफी दिनों से नहीं जाती, तो मैं समझ सारी लेती हूँ, लेकिन बोलने में थोड़ी मेरे को दिक्कत होती है। आप एनडीआरएफ के बारे में थोड़ा सो जानना चाहो? हाँ, एनडीआरएफ जो काम करती है वो आपदा प्रबंधन में करती है, जैसे कि बाढ़ आना, भूकंप आना, और जैसे साइक्लोन आते हैं, जैसे कोई भी त्रासदी हो, आपदा प्रबंधन की हमें सिखलाई दी जाती है। उसमें हमारे कई कोर्स चलते हैं इससे ही रिलेटिव, कि जब कोई आपदा आ जाएगी तो हमें किस तरह से काम करना है। तो वो जो हमें सिखलाई दी जाती है वो हमारे लिए काफ़ी कारगर होती है, और उसी तकनीकी से हम सब हर जगह काम करते हैं। जब तुर्की के अंदर भूकंप आयो इतना बड़ो एक देखा तो सब कुछ बड़ी हिला दियो, इतना लोगों की बठी जान गई। बी के बारे में पूरा जानना चाहूंगी कि कब थाने पतो लग्यो, कितनी मिनट में तैयार हुआ, कब तक निकला, ये सारी बताओ थी। न्यूज़ चली हुई थी तो उसमें दिखाया कि भूकंप आया है तुर्की में काफ़ी बड़े लेवल का। मेरे ऑफिस से फ़ोन आता है कि आपको टर्की जाना है, तो मैंने सोचा कि भाई टर्की जाना है, तो सबसे पहले मेरे बच्चे भी थे मेरे पास, और मेरे ससुर फादर इन लॉ जो मेरे साथ रहते हैं वो। मैंने कहा पापा जी ऐसे टर्की जाने के लिए टीम बन रही है कि वहाँ मेरे को जाना है, तो मैं क्या करूँ? कि पापा जी कहने लगे कि आप चले जाओ, मैं देख लूँगा बच्चे। तो फिर जैसे मैं पैकिंग वैकिंग की फिर तुरंत फालन मतलब जाने वाले हैं उनको इकट्ठा करते हैं। 10-15 मिनट बाद फ़ोन आ गया मेरे पास कि जल्दी पहुँचो आप बटालियन में। मेरे पास जो सामान था मैंने पैक किया और हम बटालियन के लिए निकल लिए। एक बार भी सोचो कि भाई मेरा 18 महीना का बच्चा ही, जुड़वा बच्चा ही, मैं कहीं दूध पीऊंगा, कहीं बाको 10 दिन तक मैं कहीं रह पाऊंगा? एक माँ के बगैर बच्चों के ऐसे रह पाए? ये तो टेंशन थी कि खाने के लिए भी मैं ही खिलाती हूँ ज़्यादातर उनको, दूध खाना पीना, सोते भी मेरे साथ ही हैं वो लोग। लेकिन अब देश सेवा भी ज़रूरी है, अब फ़ोन आया है तो जाना पड़ेगा ही। अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि मेरे बच्चे में नहीं जाऊँगी। और फिर पापा जी पे विश्वास था कि ये देख लेंगे, और जैसे मैं केयर करती हूँ ऐसे सभी केयर करते हैं फिर। इसलिए मेरी टेंशन थोड़ी कम थी, क्योंकि थोड़े बोलने भी लगे हैं और खाने लगे हैं। 10 मिनट के अंदर थे, फटाफट घर से निकल गया। हाँ जी, जो बैग पैक होता है हमारा एक, वो बैग हम हमेशा पैक ही रहता है, उसमें कपड़े, गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े सब कुछ रखते हैं हम, शूज़ खाने के लिए भी। तो वो लेके हम निकल लिए बटालियन। वहाँ से हमारा पासपोर्ट की कार्रवाई होने लगी, क्योंकि टर्की जाना है तो पासपोर्ट तो चाहिएगा ही। वहाँ से जाने के बाद हम सीधा अडाना वहाँ से मेडिकल से मैंने सामान उठाया, क्योंकि मैं मेडिकल से हूँ। पूरी जो टीम है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर कोई बीमार हो गया तो उसकी भी केयर मेरे को ही करनी है। वहाँ से मैंने अपने मेडिकल से सामान उठाया, दवाइयाँ ली, जो कि और भी सारे थे, सबने काम में भागीदारी निभाई, सब सामान इकट्ठा करने में। फटाफट क्या गाड़ी में सामान लोड हुआ और हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए, हिंडन एयरपोर्ट, जहाँ पे एयरक्राफ्ट है। उससे हमें मतलब सामान भी हमने उसमें लोड करना है, अपना भी सामान, पर्सनल लगेज भी लोड करना है, और हमारी गाड़ियाँ भी गई थी उसके साथ। हम रात को 3 बजे वहाँ से उड़े हैं। ड्यूटी कड़ी तारीख? गाजियाबाद में। तो 3 बजे 6 तारीख ने या 7 तारीख? 6 तारीख की रात को 3 बजे, मतलब 7 आ गई 7। वहाँ से हमें सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके, जैसे कि ठंड थी तो हमारे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने देखा होगा, तो हमें क्लॉथिंग भी प्रोवाइड करवाई गई कि गर्म कपड़े, जैसे कि हम अपने हैं उनसे हमारा काम नहीं चलने वाला था, जो अपने पर्सनल, यहाँ पे यूपी में मतलब इंडिया में तो कम ठंड होती है, तो उस हिसाब से लिए हुए थे। वहाँ पे उन्होंने हमें गर्म कपड़े, स्लीपिंग बैग ये सब दिया, और हम वहाँ से निकल गए 3 बजे। 7 घंटे का सफ़र था हमारा। उस सफ़र में हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चले हुए थे, सब नर्वस थे कि पता नहीं क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, वहाँ पे कितनी मतलब कोलैप्स से कितने बचे हैं, कितना हाहाकार मचा, बहुत सारे क्वेश्चन थे दिमाग में। और ये भी था पता नहीं क्या हालात होंगे वहाँ, हम कैसे काम करेंगे। मतलब खुद के साथ में भी किए हुआ है? हाँ, खुद के साथ भी, क्योंकि आफ्टर शॉक भी आ रहे थे कंटिन्यू। तो उसके बाद हम 9 बजे उतरते हैं वहाँ पे अडाना एयरपोर्ट, जो कि जहाँ पे भूकंप आया था उससे काफ़ी दूर था वो, क्योंकि जहाँ वहाँ पे भी एयरपोर्ट था लेकिन वो ध्वस्त हो चुका था, बिल्कुल कोलैप्स हो गया वहाँ पे, तो कुछ नहीं बचा था। तो हमें काफ़ी दूर उतारा गया अडाना एयरपोर्ट, हवाला मनी है एयरपोर्ट का नाम। वहाँ से हमें अपने गवर्नमेंट व्हीकल में हमने सामान किया कैरी, और कुछ टर्की गवर्नमेंट ने भी हमें व्हीकल प्रोवाइड किए थे। उसमें हम अपना सामान लेके, एक गाजियन टैप है जगह
वहाँ की नूरदाग, उसके लिए हमें रवाना हो गए। वहाँ पे हमें साइट मिली काम करने के लिए। तो वहाँ पहुँचने में हमें रात के 10 बज गए थे, क्योंकि इतना रोड पे जाम था, रोडें भी टूटी हुई थी भूकंप की वजह से। 9 बजे लेके और रात की 10-11 बजे तक थे, दोबारा हाँ जी, भी चलते रहे। खड्डा खोला हम चल हाँ रहे हो। जी, कंटिन्यू पहुंचने के बाद हम वहाँ पे देखा, वहाँ पे बिल्डिंगों के ढेर पड़े हैं। मतलब हल्ला इतना होता, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ रुकना है, कहाँ खड़ा होना है, कहाँ पे काम करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ना वहाँ पे लाइट थी, ना पानी की सुविधा थी, ना कुछ और, कुछ सुविधा नहीं थी उस टाइम पे। वहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। जो हमारे पास पर्सनल लाइटें होती हैं वो चला के हमने अपने टेंट लगाए। हमारी टीम ने आधे घंटे में वहाँ पे टेंट इस्टेब्लिश कर दिए थे। टेंट लगाने के बाद उसके बाद हमारी टीम फटाफट साइट पे गई, देखा वहाँ पे काम करने के लिए। कितना बंदा गया थे? हम 51 की तो हमारी टीम गई थी, लेकिन एनडीआरएफ से 151 गए थे। 151। हाँ। और महिला केवल 5? महिला 5 ही थी। तो वहाँ पे जाने के बाद अपना सामान हमने सब लगाना स्टार्ट किया। लगाने के बाद एक टीम जैसे ही, क्योंकि हमारा जो टाइम है टर्की के टाइम से 2.5 घंटे आगे है। हमारे 8 बजे, यहाँ पे 8 बजे हैं तो वहाँ पे 5 बजते हैं। तो उसके बाद सामान सब कुछ कैरी करने के बाद मॉर्निंग में ही हम जल्दी अर्ली मॉर्निंग ही दो टीमें लेके हमारे जो ऑफिसर थे साथ में वो निकल लिए। और जो टीम बची वो थोड़े बहुत ही बंदे बचते थे, 2-4 बंदे जो और काम करने में लगते थे कि टेंट में लगाना है, वापस से सिक्योर करना है और सामान भी अच्छे से व्यवस्थित करना है। और जो हमारे पास खाने के लिए राशन होता है वो हम खाना 3 दिन तक हम वही खाते, क्योंकि वहाँ पे जो खाना था टर्की में जो मिल रहा था थोड़ा बहुत, वो उसमें नॉन वेज था। और जो वहाँ के लोकल लोग थे उनके घर सब टूट चुके थे, कोई भी नहीं था, किसी का भी कोई घर अच्छा नहीं बचा था कि वो अपने घर में रह सके। सबको टेंटों में आने के आदेश हो गए थे वहाँ की सरकार के कि आप अपना घर छोड़ो, अपना बच्चे फैमिली उठाओ और टेंट में आके रहेंगे। तो उनके लिए वहाँ की जो सरकार थी वो लकड़ियाँ, बाद में 2 दिन बाद पानी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास आ रही थी फ़ोन, क्योंकि हमारे फ़ोन तो फ्लाइट में ही डेड हो गए थे सबके। और आने के बाद ना हमारा सिम काम कर रहा। और सबसे बड़ी बात थी कि घर वालों को टेंशन थी कि हम उनसे बात कर लें, और हमें भी टेंशन थी कि एक बार घर पे बात कर लें कि घर पे सब कैसे हैं। तो 2 दिन तक तो पानी का भी हमारे जो पास था वही गुजारा किया, इलेक्ट्रिसिटी भी। उसके बाद जो जनरेटर लेके जाते हैं हम इक्विपमेंट स्टार्ट करने के लिए अपने लिए, उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। उसके बाद हमारे फ़ोन चार्ज हुए। 3 दिन के बाद वहाँ की सरकार से हमें सिम अवेलेबल हुए। उसकी वजह से हमारे घर पे 3 दिन बाद हमारी बात हो पाई है। तब थोड़ी राहत मिली कि भाई घर पे सब ठीक है। उनको हमने बताया कि हम भी ठीक है। तो के प्रॉब्लम को थाने सामनो करनो पड़ो जाए थे बताइए? और खाने की समस्या हमारे सामने थी, लेकिन हम अपना जो सामान है वो जो खाने का लगेज है वो 15 दिन का ले जाते हैं कि 15 दिन तक सर्वाइव कर सकें। तो फिर वहाँ पे हमने चूल्हा जलाया, चूल्हे से हमने अपना दाल चावल बनाने स्टार्ट किए, क्योंकि वही पॉसिबल था वहाँ पे। खाने का भी 3 दिन के बाद हमारा हो गया था। और सबसे बड़ी थी कि वहाँ पे दिक्कत थी वॉशरूम जाना, क्योंकि घर कोई बचा नहीं है तो वॉशरूम कहाँ जाना। सबसे बड़ी दिक्कत पानी नहीं है, बस सिर्फ पानी पीने और खाना बनाने के लिए मुश्किल से मिल पाता था। और तो नहीं, हम 10 दिन तक ना नहाए भी को नहीं, हम 10 दिन तक नहीं नहाए हैं। ओ माय गॉड। क्योंकि ठंडा इतना था कि नहाने के लिए पॉसिबल भी नहीं था और पानी भी वहाँ पे नहीं था। तो जैसे एक साइड पे काम कर रहे थे तो काम करते करते काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि लेट नाइट वहाँ पे काम बंद कर दे रहे थे 9-10 बजे के बाद। वो कहने लगी कि उसकी फैमिली दबी हुई थी वहाँ पे, कहने लगी कि आप उसको निकालो। मतलब वो इंग्लिश नहीं आती उनको, टर्की लैंग्वेज में बात करते थे और हमें टर्की नहीं आती। तो ये हमें एक मीडिएटर भी मिला हुआ था जो एक्सप्लेन करता था, क्योंकि वो वहाँ पे वॉलंटियर हैं, वो लोग खुद ही आ रहे थे टीम के साथ। तो वो हमें एक्सप्लेन करके बता देता था ये क्या कहना चाहते हैं। जैसे उसकी डेथ, मतलब उसके रिलेटिव निकले, डेथ बॉडी ही निकली थी, तो उसने कहा कि ऊपर भगवान है और नीचे आप हो। उस एक्सप्लेन करने वाले ने बताया कि ये बोल रही है। तो काफ़ी प्राउड फील होता है। तो हमारी टीम और भी जो उसके साथ काम कर रही थी ऐसे ऐसे सुनने के लिए मिला। और जैसे कि हम जैसे वेजिटेरियन थे तो उन लोगों को हमें ऑफ़र करते थे कि खा लो कुछ भी, तो हम नहीं खाते थे, मना करते थे। तो वो लोग कुछ भी जैसे गाजर टमाटर हाथ में लाते और हमारे हाथ में थमा देते थे कि ये खा लो आप लोग। तो इतने अच्छे लेते ये लोग, बहुत केयर करते थे। छोटे मतलब आते लेडीज़ें आती, हमें प्यार से मतलब बुलाती अपने पास इशारे से, फिर वो गले लगाती, फिर वो बताती कि जैसे ये बिल्डिंग है, ये गिर गई है, इसमें मेरा अपना है।
वो धंसा हुआ, ऐसे ऐसे वो हमसे बातें करते थे। तो जया काफी लोगों की मौत हो चुकी थी, लगभग कितना होगा? 41,000 के आसपास बता रहे हैं। जो मैंने तो एक सीन भी देखा जिसमें एक बिल्डिंग जैसे गिरने वाली होगी, या वो भाग रहे होंगे या नहीं भाग पाए, ये तो हम नहीं बता सकते कैसे थे। वो बच्चा नीचे था, उसके ऊपर माँ ने उसको कवर किया हुआ था, और उसके ऊपर उनके पापा ने कवर किया हुआ था। तीनों ऊपर नीचे थे। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए, मतलब पहले माँ लेटी फिर बाप लेटा, लेकिन नहीं बच पाए। देखा तो जब डेड बॉडी निकल रही तो बने जो परिवार का फैमिली कहा बकी तरीका में ट्रीट कर रहा है। एक की आपको बताती हूँ, हम नूरदाग से गए थे हताए, जो कि सीरिया बॉर्डर के पास है। वहाँ पे एक हमें साइट मिली कि यहाँ पे आपको काम करना है। वहाँ पे काम, वहाँ पे डेथ बॉडियाँ दिख रही थी। एक का रिलेटिव था जो कि टर्की आर्मी में ही था, वो बेटा था। उसने कहा कि मेरे मम्मी पापा और भाई इसके अंदर हैं। उसने साइट भी बताई कि ये बिल्डिंग ऐसे थी, और यहाँ पे मेरा रूम घर था, मतलब बिल्डिंग में, यहाँ पे मेरे मम्मी पापा और भाई मिलेंगे। ऐसे हमारे पास ऐसे बैठ के चुपचाप इतनी पेशेंस से देख रहा कि हम काम कर रहे हैं। उसको सामने भी दिख रहे थे जैसे हम निकाल रहे थे, लेकिन उस बिल्कुल भी हाइपर नहीं था। वो चुपचाप बैठा देख रहा है जैसे हमने वो निकाले डेथ बॉडी। उनका माताजी और पिताजी हाँ, और तो माताजी भाई। और पिताजी निकले, भाई नहीं निकल पाया था तब तक। तो वो जैसे डेथ बॉडी निकली, उसके बाद वो बंदा आके एम्बुलेंस में लाया और कहने लगा कि मैं इतने इनका दाह संस्कार करके आता हूँ, इतने आप मेरे भाई को निकालो। इतना पेशेंस था वहाँ पे लोगों में। उसके मन पे क्या गुजर रही होगी वो हमें भी नहीं पता। नहीं, वो हमसे बात भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको भी नहीं आती। वो भी टर्की बोल पा रहा था। वो था टर्की आर्मी से, लेकिन इंग्लिश नहीं आती थी उसको भी। देखा तो कोई या को पल कि वो पल थे कभी को नहीं भूल सको। अब वहाँ का तो जो मोमेंट हुए हैं वो हम भूल ही नहीं पाएंगे। आने से लेके जाने तक जो हम आए हैं और वहाँ पे गए थे, वो तो लाइफ टाइम में ही याद रहेंगे। लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है, और आप मानोगे नहीं कि पूरे शहर के शहर तबाह हो गए हैं। ऐसा तो हमने कभी तक देखा ही नहीं, इतनी बड़ी त्रासदी। तो कोई बिल्डिंग, कोई घर ही नहीं बचा कि जो खड़ा हो, सब ढेर हो चुका है वहाँ पे। पूरा दिन थे काम करता, नाइट स्टे? नहीं, नाइट में हम अपने टेंट में वापस आते। आने के बाद हम जैसे कि खाना की दिक्कत होती थी, तो खाना में हम बनाने में 5 लड़कियां थी जैसे, क्योंकि लड़कियां कर लेती हैं, तो हम हेल्प करते थे। हम सारे लगते थे, जितने भी आते थे 2-4 जो होते थे लड़के, हम लड़कियां मिलके सब इकट्ठा बना के खाना बनाते थे। जब लास्ट बार थे बटाऊं लौट रहे वापिस आ रहा, जरा छोड़ के जा रहा बी टाइम पर, जब गया बी टाइम पर ज्यादा हाहाकार हो और आया बी टाइम पर कसो के माहौल हो? आने तक ना कवर हो चुका था, काफी कवर हो गया था। जो भी थे निकाल लिए गए थे अपने। जिंदा पे निकल गया हाँ, और जिंदा मतलब निकल गए मरना थे। मर गया। मरने वाले भी, मतलब जो जिस शहर को हमें मिला था वो काफी कवर हो गया था। दूसरे जो शहर में था वहाँ हम एक दिन गए सिर्फ, फिर वापस हमारे हेडक्वार्टर से जो फोन आया कि आप लोगों को वापस आना है, तो हम आ गए थे। आता टाइम था रो सरकार बैठा की तरीका एक बोला करी कि भाई विदाई था नदी बाकी तरीका होंगी। वहाँ के जो एयरपोर्ट के जो ओनर थे, एक रेस्टोरेंट बुक किया था हमारे आते वक्त। उन्होंने, हम जितने भी 2 टीमें हम वापस आई थी एक साथ, तो उन्होंने हमें फ्री में खाना खिलाया था। खाना खिलाया, चाय कॉफ़ी सब कुछ। कहने लगे कि ये टीमों को खाना, मैं इंडिया वाले हैं तो मैं इनको अपनी तरफ से फ्री में खिलाऊंगा। उन्होंने हमसे कोई पेमेंट नहीं ली। रेस्टोरेंट वाला? हाँ जी। तो उन्होंने हमें फ्री में खाना खिलाया। वहाँ पे आते वक्त हम वहाँ पे एयरपोर्ट से निकल रहे थे, तब वहाँ के जो अधिकारी थे, हाँ, टर्की के, उन्होंने हमारा काफ़ी अच्छे से स्वागत किया और हमें थैंक्स भी बोला। और वो हमें हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। वही हिंडन एयरपोर्ट पे आए क्योंकि वहीं पे एयरक्राफ्ट लैंड होता है। उधर से आने के बाद हमारी बटालियन से हमारे सेनानी महोदय, हमारे डीआईजी सर पहुंचे हुए थे हमारे स्वागत के लिए। हमारी बटालियन से टीम भी आई हुई थी। उन्होंने हमारा काफ़ी अच्छे से स्वागत किया, हमें अप्रिसिएट किया हमारे काम को लेके। उसके बाद हम अपनी बटालियन गए। बटालियन में भी हमारा काफ़ी अच्छे, बटालियन का कोई भी दिक्कत को नहीं, सब शेप आगा अच्छी तरीका? हाँ जी, सब सेफ थे, अच्छी तरह। कोई थोड़े बंदों को प्रॉब्लम हुई वहाँ पे ठंड की वजह से, कि काफ़ी ठंडा होने की वजह से हाइपोथर्मिया जैसे हुआ, कि कोल्ड होना और खांसी जुकाम भी सबको हुए थे ज़्यादातर, क्योंकि हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी ना वहाँ का एकदम क्लाइमेट जाने के बाद। तो उसके लिए हम मेडिसिन लेके गए थे और वहाँ पे हमने मेडिकल कैंप भी लगाए। तो फिर थे थारी बटालियन में आगा जहाँ जो बड़ा अफसर लोग वहीं
मैं थारो स्वागत करो, बधाई दी, एक वो लग रही है कि बिल्कुल वाको सीनो चोड़ो होगो, थाने भी बहुत प्राउड फील होगो। हाँ जी। बीके बाद में अपना जो इंडिया का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थारा मिला, वो की कुछ एक मोमेंट हो। हमें जैसे आने के बाद हमारा 3 दिन का क्वारंटाइन होता है, क्वारंटाइन किया गया क्योंकि विदेश से आए हैं। उसमें हमें पता चला कि हमसे हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मिलेंगे हमसे, तो मतलब वो खुशी तो जाहिर ही नहीं कर सकते। मतलब इतनी खुशी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था रियल में हो रहा है कि, ऐसा लग रहा था एक सपना होगा, क्योंकि उनसे मिलने का सपना हर किसी को होता है। हम उनसे मिलेंगे तो ये तो हम बयां ही नहीं कर सकते, कि वर्ड ही नहीं है। जैसे जैसे हम उन्होंने अपने रेजिडेंस पे हमें बुलाया, अच्छा अच्छा तो हम जैसे जैसे आगे जा रहे थे तो हार्ट बीट ना तेज होती जा रही थी कि अब हम प्राइम मिनिस्टर सर से मिलेंगे, तो और वो आके हमारे बीच में हमसे ऐसे बातें करेंगे, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो रियल में मुझे काफ़ी खुशी हुई जब वो हमारे पास आए, उन्होंने बातें की तो मुझसे। की तरीका में बात करी। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे उनके रेजिडेंस पे, पहले तो उन्होंने हमें सब सारी जो टीमें थी, क्योंकि 151 हम लोग थे एनडीआरएफ के, और 100 समथिंग आर्मी के थे, क्योंकि आर्मी वालों ने भी हम वहाँ पे अपना मेडिकल कैंप लगाया था। तो वो लोग भी, हम सबको खाना खिलाया उन्होंने वहाँ पे। खाना खाने के बाद शाम को बहुत सारा हमारे पास आए, सबके साथ ग्रुप फोटो लिया उन्होंने। फिर उन्होंने हम सबकी जो कहानी स्टोरियाँ थी, जो भी वहाँ पे किस्से हुए, जो भी सब कुछ उन्होंने हमारा सुना। मतलब 151 लोगों की हाँ सबकी, जी, और 100 लोग 151, हाँ, और 100 आर्मी वाले, उनकी भी उन्होंने सुनी, हमारी भी सुनी। और उसके बाद वो हम जाते वक्त हमें सबको बधाई भी दी उन्होंने। फिर वो हमारे जाते वक्त हमारे पास आए, तो हमसे बातें की। तो थाने पूछो कि कठिया का रहने वाला हो, कठिया जी, हमसे पूछा उन्होंने के कि आप, सवाल जवाब हो। हाँ, कि आप कहाँ के रहने वाले हो। सब 5 लड़कियां से पूछा, क्योंकि लड़कियां मेन थी उसमें 5, तो उन 5 लड़कियों से पूछा उन्होंने कि आप कहाँ कहाँ के रहने वाले हो। सबने बता दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि किसी के ट्विंस बच्चे भी छोड़ के गई, वो कौन है। तो मेरे जो सर थे सबने कहा कि मैंने भी कहा हाँ जी सर मैं थी। अच्छा, तो उन्होंने शाबाशी दी और एक प्रेरणादायक भी बताया कि आपने जो किया है वो एक प्रेरणादायक है। तो साथ में ये भी आया थे, अकेला ही? नहीं, ये नहीं थे, मैं अकेली थी, अकेला ये ही नहीं था। गए, ये नहीं जाने का मौका नहीं मिल पाया। जब थे वापस आ गया तो फैमिली मिलिया जाए थारे ससुराल में, आज थारू मान सम्मान हुयो है, वो कितनों को थानिया लगियो कि भाई बड़ा बुजुर्ग है, भाई थारी तारीफ कर रहे हैं, सब लोग थान देख रहे हैं। एक यहाँ विचारधारा देखो, छोरी के करके आगे कितना अच्छा काम कर। पहले तो एक्सपेक्टेशन ये थी ही नहीं, पहले तो कि भाई मैं भी यहाँ भी आऊँगी, मेरा सम्मान यहाँ पे होगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर था। मैंने नहीं सोचा था यहाँ पे मेरा भी सम्मान किया जाएगा, और यहाँ पे जो सम्मान किया गया उसके लिए मैं उनके सबका आभार प्रकट करती हूँ, और बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इतने बड़े सम्मान के लिए। कि सासू माँ ही तो बनो बातचीत कर लिया। राम राम आंटी जी। राम राम भाई राम। तो कितनी खुशी है कि आज भाई मेरी भूई तो अच्छो काम करो है। बहुत खुशी है मेरा, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। थान जब ये पता लगियो कि आलू सुषमा तो 12 चलेगी, बच्चा ने छोड़ की गई है 10 दिन के लिए, तो बहुत चीज़ें कैसे थे देखी? रात भर नींद नहीं आई, एकदम से पता चलो जना, मान लो मैं बोली बेटा रोटी खा ली गे, बोलो खा ली, गुस्सा में बोलिया के बात आज बनाई को नहीं भाई घर में हो जाए, मान ली ना, बोलो नहीं सुषमा तो विदेश गई, वो विदेश ना, बोले हाँ उठे वो अलट में नाम आ गए। और फिर रात भर नींद नहीं आई, बीपी सी पास सुबह तो मैं बस बात करी ना, ये बोली मम्मी ये भी बुक में वहाँ पर आ रहे हैं, वो कोई बात नहीं बेटा, भारत माता संभालेगी आपको, सब काम सही हो जाएगा, बच्चा ने मैं संभाल लेंगा, तो आप फ्री होके काम करो। भाई सही बात है कि टावरन तो मैं संभाल लेंगा, थे फ्री होके काम करो। और यो इनको बेटो है जो मम्मी की बिंदी लगा के खुद लगा ली है, और यह बेटी मैं जब वो देख रही हूँ बच्चा ने यो मम्मी मम्मी करा, यो मम्मी मम्मी करा। राम राम जी। राम राम जी सब। थोड़ा सो थे भी थारा बारे में परिचय दे दो जी। मेरा नाम जितेंद्र कुमार जाजरिया है और मैं भी एनडीआरएफ में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। बेसिकली मेरी जो फील्ड है वह इंजीनियर की है। जो एनडीआरएफ की टीम में मारो काम हुआ है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हुआ है। और जब भी हमारी टीम कोई भी बिल्डिंग में जाएगी तो उससे पहले वो बिल्डिंग को मुआयना करके मैं ही बताऊंगा कि वह बिल्डिंग सेफ है कि कौन है ना। तो पहले हम
सबसे पहले कोई कड़ी जाता ही मारो काम रहा है कि बिल्डिंग ने पूरा देखना है। जिस दिन यो हादसो है तो तुर्की आड़ो तो वो दिन मैं क्या कि दूसरी गवर्नमेंट ड्यूटी पर गए तो दिल्ली। तो जनरली मैं न्यूज़ देखा है सुबह, तो न्यूज़ देख रहा था कि तुर्की के अंदर 7.8 मैग्नीट्यूड को एक अर्थक्वेक आयो है। जना मैं समझ गया कि टीम पक्की अपनी आड़े से जागी। तो मेरे भी विचार में आयो कि टीम जागी तो शायद मन्ने भी बुला सके हैं और 100% सुषमा को नंबर तो के अंदर आवे को, क्योंकि जो बेसिकली जो ट्रेनिंग मारी हुआ है वो के अंदर ग्रेडिंग वगैरह मिले हैं। तो ग्रेडिंग के तौर पर सुषमा को नाम मना श्योर होगी पक्का होगा। थोड़ी देर पास मेरे फोन आयो कि सुषमा को कि मेरा नाम तुर्की जाने के लिए लिस्ट में आगो है और अब मतलब बड़े 12 भेजी तो बड़े भी मतलब सारो चेक करके भेजेंगे कि भाई आ महिला या पुरुष इस चीज के लिए सक्सेस है। जी जरूर। जो क्या है कि इससे पहले जब ट्रेनिंग हुआ तो ट्रेनिंग में ग्रेडिंग मिला है माने कि AX ग्रेडिंग हुआ है, BX ग्रेडिंग हुआ है, तो ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही लोगों ने पहले सेलेक्ट करके रखे हैं। यदि इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऑपरेशन होगा तो ये आदमी होगा और नेशनल लेवल पर होगा तो ये आदमी होगा। तो जना वो दिन बेरो पाटे हो कि भाई टीम जागी और सुषमा ने जानो ही है, मैं दूसरी ड्यूटी पर तो मैं यही बोलो कि तू एक काम कर, मौको मिले है देश सेवा को तो तन जानो चाहे और टाबरे चिंता मत कर, पापा जी हैं और हो सके तो मैं भी आ जाऊँगा। फिर सुषमा भी एक चिंता जताई कि जब मन भेज रहे हैं तो जरूर था नहीं पीछे से भेजेंगा, तो मैं देखांगा उस टाइम की बात है, तू एक काम कर मौको मिले तो तन जानो चाहे। बस उसका पाछे ते विश्वास करोगा हमारी बात केवल 3 दिन पाछे हुई। मैंने शाम को मालूम पड़ा तो कि थाने पतो कि भाई सुषमा का क्या हाल सुषमा जी पतो था रे क्योंकि उनने आधी एक घंटा पाछे ही सगळो सामान पैक करके और एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया था। आधी घंटा पाछे ही उसके पाछे जब ये गाजियान्टेप जो शहर है उसके पास में एयरपोर्ट है अडाना, उसके लिए निकल गया था। तो उड़े पहुंच के फिर माने समझ में नहीं आई कि हो रही क्या है कि वे की कंडीशन में है, टीम पूरी है, क्योंकि न तो उनका कोई सिम थी वे काम कर रही थी और शायद जाए यहाँ बतायो पाछा कि फ़ोन भी स्विच ऑफ होगा था उनका। तो पूरी तरह से मेरे के लिए भी और हमारी पूरी बटालियन के लिए भी एक टेंशन सी क्रिएट हो गई थी कि करा तो कहाँ करा, उनसे संपर्क हुआ है तो कहीं हुआ है। और जो लगातार न्यूज़ देख रहे थे हमें समाचार में कि क्या है कि भूकंप आने के पाछे है ना एक आफ्टर शॉक मतलब दोबारा छोटा छोटा झटका हुआ है, तो उनसे ज्यादा तबाही फैला है, उनसे और क्या है कि मतलब दब जाए जहाँ वो टाइम बचाने कोई जा रहे हो ना तो उनने खतरो रहे कि मान लो जो कोई ने काट रहे हो और दोबारा भूकंप आ गो तो वह बिल्डिंग जो थोड़ी बहुत लटकी रहे वह भी उल्टी पड़ जा। तो बस टेंशन बाई थी कि ये उड़े बच रहा ही कि कौन बच रहा ही, ये के करने लाग रहे हैं। तो 3 दिन तक बहुत थोड़ी टेंशन में था मैं। हमारा कंट्रोल रूम भी लगातार इंडियन एमएससी जो ही उसके संपर्क में थी, तो फिर इंडियन एमएससी वाला उड़े गया ही अन्य जाके सिम वगैरह दी है तब जाके हमारा संपर्क स्थापित हो पाएगा कि हाँ ये ठीक कंडीशन में। पाँच आना हमारे से फ़ोन वगैरह करके बच्चा की भी मतलब कि सार संभाल ले कि बच्चा ठीक है, फिर टेंशन फ्री हो गया ना काम करे आपका। तो आज थान कितनो प्राउड फील हुआ है कि भाई हाँ मेरी वाइफ इंडिया का बाहर जाके वो काम करे, फिर इंडिया को नाम तो रोशन करे भी के साथ साथ में वह लोग भी आभारी रहूंगा इंडिया का और सबका कि हाँ भाई मैं इतने अच्छी तरीका से काम करूँ। देखो जहाँ सगड़ा देख रहे हो कि अपना माननीय मोदी जी ही वो हमेशा मानवता की सेवा के तौर पर मतलब कि पूरे दिन दुनिया में जानो जा ही। तो तुर्की के लिए उन्होंने जो कदम उठाए वो बहुत ही सराहनीय कदम है, हालांकि पूरे विश्व एक ही सराहना कर रहे हैं और उन्होंने कदम के ऊपर खासकर एनडीआरएफ ने मौका दियो। और मैं यह बोलना चाहूँ कि जब एनडीआरएफ में भी यदि मेरी वाइफ ने मौका दियो है तो बहुत ही गर्व की बात है, या मेरे लिए भी, मेरे गांव के लिए भी, अपने जिला के लिए भी, देश के लिए भी, कि बहुत बढ़िया गर्व की बात है कि आपने मौका मिले और आप जाके उठे देश सेवा करिए। तो बहुत ही प्राउड फील है। आज जना ही हमारे गांव में भी पंचायत समिति के द्वारा सम्मान समारोह एक ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही आज प्राउड फील हो रहा है पूरे परिवार में। भाई थारी जॉब लगने के बाद में थारी मुलाकात हुई होगी? जी मैं दोनों जना यहाँ मान लो कि 2019 ये स्टोरी भी थोड़ी बता दो देखो। जी 2019 में मैं दोनों जना आया था डेपुटेशन पर आईटीबीपी से। तो आईटीबी के अंदर आने के पीछे जब डेपुटेशन पर था तो मैं तलाश में तो कि देखो आजकल को जो नेचर चल रहा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब होना ही चाहिए परिवार में, और यह चीज़ में खासकर आपने झुंझुनू जिलो ये चीज़ में काफ़ी तरक्की करने लग रहे हैं। तो मेरे सामने यह एक समस्या भी मान लो कि अपॉर्चुनिटी भी थी कि मैं लड़की गवर्नमेंट जॉब की देखूं तो कहाँ की देखूं, जो कि मतलब मेरे परिवार ने नौकरी के साथ साथ परिवार ने भी संभाला और हर चीज़ में मेरी मतलब मैंने समझा हमारी केमिस्ट्री मैच हुआ है।
तो ये कारण मैं देख रहा था काफ़ी दिनों से, तो फिर मन ने कुछ लाग्यो कि हाँ कि ये आन से मेरी केमिस्ट्री मैच हो सके है और ये अपने भी समझेंगे, अपने परिवार ने भी समझेंगे। तो फिर सीधी सी बात थी कि देखो कई चीज़ तो नहीं हुआ कि आप बातचीत करा और आप चक्कर चलता रहा, इम कोई सिंपल सी फंडो तो मैं जाके सीधो, हालांकि आठे भी लड़के ने ही पहला प्रपोज करना पड़ो तो आड़े सीधी सी बात थी, मैं जाके डायरेक्ट बोली कि भैया बात है, तो आना बोला जी। हालांकि हर लड़की को ये नैतिक कर्तव्य भी है और वो आना निभायो कि पहले मैं मेरा परिवार से पूछूंगी, परिवार वाला अलाउ करेंगे तो ही मैं आगे थाने कुछ बताऊंगी। आना अपने परिवार में बात चलाई, इतना मैं भी परिवार में बात चलाई कि भाई ये छोरी है ऐसी है ऐसी है। तो एक बार तो जाए कि वो क्या करें कि थोड़ा सो घर आठे भी हाल लियो, थोड़ा उठे भी हाल लियो, पर बोला ठीक है, जब दोनों जना सागर नौकरी करे हैं तो बहुत बढ़िया है और एक दूसरे से समझ रहे हैं। और हमेशा क्या कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट में यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी मियाँ बीबी यदि हस्बैंड वाइफ साथ जॉब करेंगे तो लाइफ टाइम में साथ ही रहेगा, ट्रांसफर भी उनको साथ ही चाल लगो। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, तो मैं इन्हें दोनों जना समझो और परिवार भी समझा, तो परिवार भी बढ़िया धूमधाम से शादी हुई। यहाँ से मैं 272 किलोमीटर बारात ले गए, कम से कम 250 आदमी। 272 भाई कड़ा से चाले होगा थे। मैं सुबह 9 बजे अड़ू चाल पड़ा था, शाम की शाम को पहुंचा होगा मैं 6 बजे से चाल, मैं 6 बजे से पूछा था मैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थे इतना टाइम दियो और थारे घर वाला इतना टाइम दियो, बहुत अच्छा लगे थारी फैमिली मिलके। जी ताने बहुत बहुत धन्यवाद कि ते आया मार से रूबरू है और एक मौका दियो कि हाँ भाई समाज भी देश भी अपने बारे में जाने, और बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बिल्कुल, तो वीडियो शेयर लाइक और प्लीज कमेंट जरूर करियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।